कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, मैंने इसको बढ़ा हम भेद ज्ञान प्रगटाए। लाइव है। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वाचायणम नमो लोये सव साहुणम एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणास्त्र मंगलाणम च सभेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रुति बताइए, श्रुति संकलेचा। हाँ निकिता, निकिता सॉरी 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 सॉरी। हाँ 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 निकिता निकिता, मन श्रुति श्रुति याद रहेगी नहीं। लोगों ने क्या देखा था, मूल प्रकृतियां थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिर हमने आयुष्य कर्म की भी उत्तर प्रकृतियों को देखा था, और आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृति भी हमने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आता है नाम कर्म। आज हमको नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों को देखना है। नाम कर्म की कितनी उत्तर प्रकृति है? टोटल 93। ठीक है, 93 उत्तर प्रकृति टोटल है नाम कर्म की। और नाम कर्म की टोटल उत्तर प्रकृति में भी कुछ सब डिविजन्स हैं अलग अलग। उन सब डिविजन्स की अपेक्षा नाम कर्म की और मतलब एक पर्टिकुलर किसी अपेक्षा से अगर देखा जाए तो नाम कर्म की हम कितने बोल सकते हैं? 42 भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाम कर्म की 42 प्रकृति भी बोल सकते हैं। 42 प्रकृति में ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप वाले जो पॉइंट्स हैं जो 93 में खुले में है, वो ही अगर उनको ग्रुप को पूरे एक ग्रुप को एक प्रकृति की कैटेगरी बोलेंगे तो उस अपेक्षा से 42 भेद भी बताए गए नाम कर्म के। पर ये जो 93, इसमें ये नहीं समझना कि 93 ज्यादा है 42 कम है। 42 में ही 93 की जितनी भी टोटल प्रकृति है उनका समावेश 42 प्रकृतियों में ही बता दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम नाम कर्म की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। नाम कर्म की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्यायों को प्राप्त करके उनका अनुभव करे। ठीक है, 2 पार्ट पढ़े थे डेफिनेशन में। पहला क्या देखा था हमने? प्राप्त करे। दूसरा पार्ट था उसको जिस भी गति जाति को प्राप्त किया है उसका अनुभव करे। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे नाम कर्म की प्रकृति में। अब उसमें डेफिनेशन में उस नाम कर्म की अच्छा उसमें ऊपर टॉप में एक चीज और लिखी है हमने, शुभ अशुभ। शुभ या फिर अशुभ को दोनों तरह की प्रकृतियां, दोनों तरह की जो अवस्थाएं हैं, पर्याय है जीव की, दोनों ही नाम कर्म के उदय के कारण प्राप्त होती है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। ठीक है, तो टोटल 93 प्रकृति में से बहुत सारी प्रकृति शुभ है, बहुत सारी अशुभ है। दोनों ही कैटेगरी सभी मिला के, शुभ या अशुभ सभी मिला के 93 टोटल भेद है। ठीक है, अब ये जो 93 है ना, इनको हम पहले थोड़े और ग्रुप अलग अलग कर लेते हैं 93 को याद रखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो है 14 प्लस, अच्छा 93 की अगर हम बात करते हैं तो 93 में हम क्या लेंगे? 65 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 हो गए टोटल 65 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 टोटल हो गए 93। और अगर हम इन 65 को ग्रुप बना देते हैं, 14 प्रकृतियां मतलब 14 ग्रुप्स हैं जिनके और सब ऐड करेंगे तो हमारी टोटल 65 प्रकृति आ जाएंगी। प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 खुल रही है, तो ये टोटल हो जाती है 42। ठीक है, इस अपेक्षा से 93 की अपेक्षा से है नाम कर्म के, तो बताया 65 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, और 42 की अपेक्षा से है तो 14। अभी जो 14 है ना, 14 में ही 65 इंक्लूडेड है। कैसे? देखो, जो 14 है ना, 14 में फर्स्ट क्या है? गति। गति की कितनी प्रकृति है? 4। फिर क्या है? जाति।
गति मतलब गति नामकरण, ठीक है। जाति की कितनी उत्तर प्रकृति है? 5। थर्ड है गति, जाति, शरीर। शरीर की कितनी है? 5। फिर है शरीर अंगोपांग। शरीर अंगोपांग की कितनी है? 3। फिफ्थ है शरीर बंधन। 5। शरीर बंधन की 5। शरीर संघातन। शरीर संघातन की भी 5। नेक्स्ट, शरीर बंधन हो गया, शरीर संघातन हो गया। अब आता है सहनन संस्थान। सहनन 6 होते हैं, संस्थान 6 होते हैं, ठीक है। 8, 9, अब 9th नंबर पे आता है वर्ण। फिर आता है रस। फिर आता है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ठीक है। वर्ण होते हैं 4, सॉरी, वर्ण होते हैं 5, गंध होती है 2, रस होते हैं 5, स्पर्श होते हैं 8, ठीक है। फिर आता है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी 4 है, और फिर आता है विहायोगति, ठीक है। विहायोगति 2 है। अब जब हम यहाँ 1 से 14 तक है, ये जो 14 है, ये जिस 14 की हम बात कर रहे हैं वो 14 क्या है? तो उसमें बोलेंगे गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, शरीर, शरीर अंगोपांग, शरीर बंधन, शरीर संघातन, सहनन संस्थान, सहनन संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी, विहायोगति, ये क्या है? 14 है। और जब हम 65 की बात करेंगे तो जब हम इनको ऐड कर लेंगे, 4 + 5 + 5 + 3 + 5 + 5 + 6 + 6 + 5 + 2 + 5 + 8 + 4 + 2, इनको जब हम ऐड करते हैं तो टोटल काउंटिंग कितनी होगी हमारी? 65, ठीक है। ये हो गया हमारा 65। तो ये जितनी गति के 4 जो भेद हैं, वो जाति के 5, शरीर के 5, ये जो भेद हैं, सब टाइप्स हैं, वो सब टाइप्स टोटल मिला के प्लस 8 प्रकृति प्लस 10 प्रकृति प्लस 10 प्रकृति, ये सभी मिला के नामकरण की टोटल 93 प्रकृति। अब हम एक बार, ये हमने सिर्फ मोटे मोटे रूप से देखा। अब इसमें ये देख लेते हैं एक एक गति, जाति वगैरह के जो सब टाइप्स है, उसके साथ में हम उनकी डेफिनेशन देखते जाते हैं, ठीक है। ये हो गया ना। सबसे पहले आते हैं हम गति चतुष्क। अच्छा, ये जो 8 है, इनको भी हम साथ साथ में बात कर लेते हैं। हाँ, एक बार देख सकते हैं ना इनको भी। जो 8 है, ये तो हो गई हमारी 14 या फिर 65, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 की। तो 8 कौन सी है? पराघात अष्टक। तो पराघात अष्टक क्यों कहा है इसको? क्योंकि यहाँ पे पराघात, ये जो पराघात अष्टक में सबसे पहली प्रकृति है वो क्या है? पराघात। इसलिए पराघात एंड पराघात एंड मतलब पराघात आदि, ठीक है, ऐसे समझो। तो पराघात आदि को हमने बोल दिया पराघात आदि 8, मतलब पराघात अष्टक, ठीक है। तो फर्स्ट है पराघात, उसके बाद आती है उच्छ्वास नामकरण। फिर है, अच्छा, अब हम ये जो 1 2 3, एक बार 1 2 3 4 ही देख लेते हैं। पराघात, उच्छ्वास, फिर आता है आतप, उद्योत। 5th नंबर की प्रकृति है अगुरु लघु। 6th ये नंबर क्या की कराया? मैं अभी प्रकृति है, ज्वाइन किया। अभी ये क्या करवाया आपने? ये हम नामकरण की 93 प्रकृति देख रहे हैं, कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नामकरण की 93 प्रकृति होती हैं, 65 हाँ, + 8 + 10 + 10, और 42 की अच्छा, अपेक्षा 65 के 14 ग्रुप्स होते हैं। 14 ग्रुप हाँ, की 65 उत्तर प्रकृति होती हैं। वो 14 हमने डिस्कस करे और उनकी उत्तर प्रकृति हमने ऐड करने पे 65 आया। अब हम 8 की बात कर रहे हैं, पराघात अष्टक है, तो वो 8 प्रकृति को हम देख रहे हैं। ये हो गया अगुरु लघु तीर्थंकर। 7th है निर्माण। 8th है उपघात, ठीक है। फिर आता है
10। 10 + 10 जो है ना, ये 10 + 10 प्रकृति क्या है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। 10 प्रकृति में ये है त्रस दशक और ये है स्थावर दशक। अब इसमें क्या होता है, त्रस दशक और स्थावर दशक में इस प्रकृति के जस्ट अपोजिट वाली प्रकृति ये होती है। ठीक है, त्रस आदि 10, स्थावर आदि 10। तो ये क्या है, त्रस, नेक्स्ट है बादर, तो यहाँ पर क्या होगा, सूक्ष्म। फिर थर्ड है पर्याप्त, यहाँ पर क्या होगा, अपर्याप्त। फिर फोर्थ आता है प्रत्येक, साधारण। ठीक है, ये तो हमने देख लिया 4। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखने के लिए, क्रम से याद रखने के लिए पहले ये 4 को याद रख लेना चाहिए। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ये याद रख लोगे तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ठीक है, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक। फिर 5th पे नंबर जाना चाहिए। फिर हमको स्थिर षटक की बात करते हैं, जो हम स्थिर, अस्थिर। फिर आता है शुभ, यहाँ पे S S S S, मतलब लाइन से 4 S आते हैं, स्थिर, शुभ। फिर थर्ड S है सुभग और फोर्थ S है सुस्वर। ठीक है, ये सुभग है। अब सुभग के अपोजिट क्या होता है, दुर्भग। शुभ के अपोजिट अशुभ। ठीक है, स्थिर का अपोजिट अस्थिर, सुस्वर का अपोजिट दुस्वर। और ये हो गई 8 प्रकृति, 4 याद कर ली। फिर 4 S है, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर। फिर आता है 9th और 10th 9th नंबर पे है आदेय और 10th नंबर पे है यश कीर्ति। ठीक है, इसी का और अयश कीर्ति। ठीक है, ये हो गई 65 + 8 + 10 + 10, ये टोटल नाम कर्म की कितनी प्रकृति है, नाम कर्म की 93 प्रकृति हो गई। ठीक है, अब 4 गति चतुष्क। गति चतुष्क में कौन, पहले गति क्या है पहले ये देख लेते हैं ना। गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे। ठीक है, नरक आदि मतलब ये सभी की चारों की बात करी गई है, उसमें कॉमन डेफिनेशन बता रहे गति नाम कर्म की। तो ये जो इसकी जो 4 भेद हैं, उन पर्यायों को प्राप्त करके उनका अनुभव करता है जीव। ठीक है, मतलब उस गति को प्राप्त करेगा, जिस भी गति में वो रहेगा उस गति को प्राप्त करेगा, और उस मतलब जब इस गति नाम कर्म का उदय रहेगा तब उस गति को प्राप्त करता है और उस पर्याय का अनुभव, उस अवस्था में वो रहता है, उसका अनुभव करता है। ये हो गया गति नाम कर्म। अब इसमें जो नरक आदि की बात हमने की गई ना, वो क्या है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ठीक है, तो ये जो आदि में नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव है, वही उसकी 4 प्रकृति बन जाती है, उत्तर प्रकृति बन जाती है। फर्स्ट क्या है, 4 में फर्स्ट है नरक गति नाम कर्म। नरक गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव नरक गति को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे। सेकंड है तिर्यंच गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव तिर्यंच गति को प्राप्त करे, उस पर्याय का अनुभव करे। थर्ड है मनुष्य गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव मनुष्य गति को प्राप्त करे और उस पर्याय का अनुभव करे। फोर्थ है देव गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव देव गति को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे, उसे देव गति नाम कर्म कहते हैं। ये हो गई हमारी गति 4। ठीक है, नरक गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म। अब आते हैं हम जाति 5 पे। तो जाति नाम कर्म क्या है, जिस कर्म के उदय से जीव, जाति कितनी होती है, 5। कौन कौन सी, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री। तो ये जो 5 जातियां हैं, इन जातियों को प्राप्त करके उसका अनुभव करता है। ठीक है, तो इसीलिए आदि वाला वर्ड ले लिया। सबसे पहली कौन सी है, जैसे हमने नरक आदि 4 बताई थी तो नरक आदि वर्ड ले लिया था। एकेंद्री आदि 5 बताई है तो एकेंद्री वर्ड ले लिया। एकेंद्री आदि जातियों को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे। फिर गति के सिमिलर डेफिनेशन है, गति और जाति में एक डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में है तो सेम, लेकिन जाति में एक पार्ट और ज्यादा ऐड हो जाता है, वो है एकेंद्री आदि कहलाए जाने योग्य हो। ठीक है, ये डेफिनेशन में याद मतलब ये पार्ट आप ऐड कर लेना। तो जिस कर्म के उदय से जीव, अब ये जो 5 उत्तर प्रकृति है, एकेंद्री कहलाए जाने योग्य हो, एकेंद्री जाति नाम कर्म हो गया,
द्विंद्री कहलाए जाने योग्य हो, द्विंद्री पर्याय का अनुभव करे, ये सब पॉइंट्स द्विंद्री जाति नामकरण के लिए हो जाएंगे। तो जाति 5 कौन सी है? जाति नामकरण की 5 उत्तर प्रकृति: एकेंद्रीय जाति नामकर्म, द्विंद्रीय जाति नामकर्म, त्रिंद्रीय जाति नामकर्म, चतुरिंद्रीय जाति नामकर्म और पंचेंद्रीय जाति नामकर्म। ठीक है। एकेंद्रीय जाति नामकरण में क्या लिखेंगे? जिस कर्म के उदय से जीव एकेंद्रीय जाति को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करे एवं एकेंद्रीय कहलाए जाने योग्य हो। इसी प्रकार से द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय और पंचेंद्रीय। फिर आते हैं शरीर नामकरण पे। ठीक है, शरीर 5। अब यहाँ पे भी जो 5 है उसमें सबसे फर्स्ट वाला होएगा, उसमें हम आदि ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जिस कर्म के उदय से, अब शरीर नामकरण में क्या होता है? शरीर, पहले तो हम देखो शरीर कौन कौन से शरीर हैं? 5। औदारिक शरीर, वैक्री शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये 5 शरीर हैं। तो ये जो 5 शरीर हैं यही हमने देखा था जब हमने वर्गणा वाला चैप्टर पढ़ा था। तो इन ये कैटेगरी के जब इस शरीर का निर्माण करना होता है तो इस वर्गणा में से क्या करते हैं? पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पुद्गल को ग्रहण करके फिर हमारे जो भी हमको लेना होता है, जिस भी रूप में उसको यूज करना होता है, उस रूप में हम उसका परिणमन कर देते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी शरीर नामकरण की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि, पहला है औदारिक शरीर इसलिए हमने उसको औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करता है। जो कैटेगरी हमने बात करी थी कि अगर हमको औदारिक शरीर बनाना है तो औदारिक वर्गणा में से लेंगे, तो औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करता है। और सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? ग्रहण करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? उन्हें औदारिक आदि शरीर के रूप में परिणत करता है। ठीक है, उसको औदारिक शरीर जिस भी रूप में हमारा यूज करना है उन पुद्गलों को, उस रूप में हम परिणमन करते हैं। ग्रहण किसको कर रहे? औदारिक वर्गणा के पुद्गल को। परिणमन किसके रूप में करा शरीर नाम कर्म की डेफिनेशन में? तो औदारिक शरीर के रूप में। ठीक है, मतलब अगर आदि वर्ड भी आप ध्यान में रखना, औदारिक आदि शरीर के रूप में परिणत किया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि परिणत तो कर दिया, मतलब उन पुद्गलों में औदारिक शरीर के योग्य हमने उसका कन्वर्जन कर दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में, क्योंकि बंद हो रहा है ना, सिर्फ ग्रहण करके उसको ट्रांसफर थोड़ी करना है, कन्वर्ट थोड़ी करना है, हमको उसके आत्मा के साथ बांधना भी है, क्योंकि नाम कर्म है। नाम कर्म, अगर कोई भी कर्म का हम बंद करते हैं, मतलब नाम कर्म के बारे में उसका अगर उदय आना है, उसकी डेफिनेशन बता रहे कि इसके उदय आने पे ऐसा ऐसा होता है, तो उदय आना है तो जब उसका बंद किया हुआ होगा तभी तो उदय में आएगा। इसलिए बंद करना मतलब आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करता है। ठीक है, ये 3 स्टेप, 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस एक ही समय पर होती है। सिर्फ डेफिनेशन की खुलासा के लिए आपको ऐसा बताया है। पहला पार्ट क्या है? वर्गणाओं के पुद्गल को ग्रहण करना। दूसरा है उसको जिस भी रूप में हमको शरीर आदि के रूप में परिणमन करना। और थर्ड है अपने आत्म प्रदेश के साथ एक में एक करना। तीनों प्रोसेस एक ही समय पर होती है। जैसे ही उसने ग्रहण किया वैसे ही उसका परिणमन भी हो जाता है और उसी समय पे वो आत्मा के साथ चिपक भी जाते हैं, एक में एक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी टोटल डेफिनेशन क्या कहेंगे? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि वर्गणाओं के पुद्गल को ग्रहण करता है और उन्हें औदारिक आदि शरीर के रूप में परिणत करके अपने आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करता है, उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। अब ये जो शरीर नाम कर्म है, शरीर कितने टाइप का है? 5 टाइप का है। शरीर नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5 हैं: औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रीय शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्बन शरीर नाम कर्म। अब हमारे पास पांचों की अलग अलग वर्गणा है, तो हम उन्हीं ही वर्गणा में से पुद्गल को ग्रहण करेंगे और उसी शरीर के रूप में परिणमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है आत्मा के साथ एक में एक करना, वो तो तीनों सारे पांचों ही डेफिनेशन के लिए हुए हैं, तो वर्गणा के नाम में चेंज होंगे। जो औदारिक आदि बोला था उसकी जगह हम जिस भी प्रकृति की बात कर रहे हैं वो वाली वर्गणा रहेगी और उसी शरीर के रूप में परिणत होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आहारक शरीर नामकरण, तो हम क्या लिखेंगे? जिस कर्म के उदय से जीव आहारक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें आहारक शरीर के रूप में परिणत करके अपने आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक करता है, उसे आहारक शरीर नामकरण कहते हैं। इस टाइप से। ठीक है, फिर आते हैं हम शरीर अंगोपांग नामकरण। गति की और बता दीजिए, गति की क्या बता? गति के डेफिनेशन में 2 पार्ट है। गति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव नरक गति को प्राप्त करके उस पर्याय का अनुभव करता है। मतलब गति को, नरक आदि गति, जो भी 4 गति, अगर हम गति नाम कर्म की बात करें, जो गति है उसको, उस गति को प्राप्त किया,
और उस पर्याय का अनुभव किया। अगर गति को प्राप्त किया है तो जितने टाइम तक वो वहां रहेगा वैसी अवस्था वैसी पर्याय उसको अनुभव करनी पड़ेगी। जैसे नरक में टोटल दुख दिया जाता है तो वो उसको दुख सहने वाली मतलब दुख उसको मिलेगा, वैसी अवस्था उसको पूरे टाइम उस अवस्था का अनुभव करना पड़ेगा। देव गति का उदय है अगर, तो उसको देवलोक के जो सुख होते हैं वो सारी सुख सुविधाओं वाली अवस्था का वो अनुभव करेगा। ये मतलब होता है कि उस गति को प्राप्त करता है और उस पर्याय का अनुभव करता है। पर्याय मतलब वहां की जैसी भी अवस्था रहती है। ठीक है, ये हुआ शरीर नामकर्म। उसके बाद आता है शरीर अंगोपांग नामकर्म। तो अंगोपांग किसके होते हैं? टोटल शरीर 5 है। 5 शरीर में से 3 ही शरीर ऐसे हैं जिनके क्या होते हैं? अंगोपांग होते हैं। तो वो अंगोपांग का अर्थ क्या है? शरीर के सब पार्ट्स, मतलब शरीर के ही पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो कौन से शरीर के पार्ट्स नहीं होते हैं? तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर के अंगोपांग नहीं होते हैं। इसलिए सिर्फ औदारिक, वैक्री और आहारक 3 शरीर के ही अंगोपांग रहते हैं। तो 3 ही शरीर के अंगोपांग नाम कर्म का उदय रहता है। जब क्योंकि इन तीनों ही शरीर में अंगोपांग की रिक्वायरमेंट होगी, तो अंगोपांग कब बनेंगे? जब इस अंगोपांग नाम कर्म का उदय रहेगा। ठीक है, तो वो अंगोपांग कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं? तो जैसे शरीर को बनाया गया था वैसे ही उन्हीं पुद्गलों से जो शरीर है, जिस शरीर का अपने को अंगोपांग क्रिएट करना है, वो ही शरीर के पुद्गल को हम किस रूप में परिणमन करेंगे? अंगोपांग के रूप में परिणत करेंगे उसको। ठीक है, तो शरीर अंगोपांग नामकरण की क्या डेफिनेशन है? अंगोपांग मतलब शरीर के अवयव, शरीर के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, सिर, हाथ, पैर आदि। जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को औदारिक आदि अंगोपांग के रूप में परिणत करता है। ठीक है, अंगोपांग के रूप में परिणत किया। शरीर नाम कर्म का उदय रहता है तो शरीर के रूप में परिणत करता है। शरीर अंगोपांग नाम कर्म का उदय है तो अंगोपांग के रूप में परिणत करता है। ठीक है, ये हो गया। और ग्रहण किसको किया? दोनों में ग्रहण सेम ही पुद्गल को किया है। सॉरी, इन दोनों में ना अभी इनकी बात चल रही है। शरीर नाम कर्म में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, क्योंकि वर्गना कैटेगरी तो एक ही है ना हमारी, कौन से पुद्गल को ग्रहण करेंगे हम? औदारिक शरीर के पुद्गल को, औदारिक वर्गना में से ही जो पुद्गल है उन्हीं को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को औदारिक आदि अंगोपांग के रूप में परिणत करता है, उसे शरीर अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। औदारिक, वैक्री, आहारक 3 प्रकार के शरीरों में ही अंगोपांग होते हैं, अतः शरीर अंगोपांग नाम कर्म 3 प्रकार का है। 3 प्रकार में हम इंडिविजुअल नाम दे देंगे। औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को औदारिक आदि अंगोपांग के रूप में परिणत करता है, उसे औदारिक शरीर नाम कर्म कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने आत्मा के साथ एक में करने वाली बात क्यों नहीं लिखी है? कोई गैस कर सकता है क्या आंसर? क्या चीज? जैसे हमने औदारिक वर्गना में से हमने पुद्गलों को ग्रहण किया, उसको औदारिक शरीर के रूप में परिणत किया, फिर उसके बाद हमने आत्मा के साथ में एक में किया था। तो अब हमने यहाँ पे औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, या फिर कॉमन ले लें तो शरीर अंगोपांग नाम कर्म में डेफिनेशन में ये क्यों नहीं लिखा आत्मा के साथ एक में एक करता है? क्योंकि आत्मा के अंग नहीं ये होते। शरीर के साथ जुड़ जाता है ना, तो शरीर आत्मा के साथ का अंग शरीर नामकरण का उदय के साथ होता है। अंगोपांग शरीर नाम कर्म शरीर के क्या अंग है? होते हैं, निर्माण करता आत्मा है। के अंग क्योंकि नहीं होते। शरीर का होने के बाद ही ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका अपन लेते भी नहीं है नहीं ना। नहीं, ये बात देखो, शरीर के अंगोपांग होते हैं, शरीर के आत्मा के नहीं होते, ये नहीं देखना हमको, ये पॉइंट गलत है। क्योंकि आत्मा की बात हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे। जो भी कर्मों के उदय चल रहा है वो आत्मा के अंदर तो हो रहा है, लेकिन आत्मा में ये सब चीजें, मतलब आत्मा से ना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है टोटली। ये वो जो भी सीधा पुद्गल है कनेक्टेड नहीं आत्मा है के ना। साथ एक में एक हो रहा है, पर आत्मा के पार्ट्स नहीं बन रहे, वो सिर्फ ऊपर नहीं, वो से सीधा कनेक्ट नहीं है निर्माण ना, होते हैं आत्मा। शरीर के साथ कनेक्ट इसलिए है ना। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये कार्बन तेजस में आघाती कर्म अंगोपांग है नहीं होते हैं, इसलिए। सिर्फ 3 में ही होते हैं। यहाँ पे देखो, घाती अघाती की भी बात नहीं होगी। यहाँ पे देखो, अब सब ना प्लीज म्यूट करना, मैं ताकि मैं करेक्ट आंसर एक बार दे सकूं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो शरीर नाम कर्म है ना, शरीर नाम कर्म का जब उदय रहता है ना, उस समय पर ही जीव उस वर्गणा में से पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर के रूप में परिणत करता है और आत्मा के साथ, मतलब उसी समय पे वो आत्मा के साथ एक में करता है, उसी समय पे बंध होता है। पर जो शरीर के पुद्गल है ना,
उन शरीर के पुद्गलों को, जब शरीर अंगोपांग नाम कर्म का उदय आता है तो जो शरीर के पुद्गल है उन्हीं पुद्गल को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। उसने जो ऑलरेडी औदारिक शरीर के पुद्गल अपने मतलब उसके औदारिक शरीर के पुद्गल है, उन शरीर के पुद्गल को ही वो अंगोपांग के रूप में परिणत करता है। उन्हीं शरीर के पुद्गल को वो सहनन के रूप में परिणत करता है। उन्हीं शरीर के पुद्गल को वो बंधन के बंधन संघातन के पॉइंट्स अलग होते हैं, वर्ण गंध रस वगैरह के रूप में परिणत करता है। ठीक है, मतलब शरीर के ही पुद्गल है, वहां पे वो अलग से कोई पुद्गल ग्रहण नहीं करने जाता है। वो जो शरीर के पुद्गल है उन्हीं पुद्गलों को वो कन्वर्ट करता है, परिणमन करता है। ठीक है, इसीलिए तो हमने पुद्गल विपाकिनी में ये सारी चीजें ली है जिन्होंने इंटरमीडिएट पढ़ रखा है। वो उसका रीजन यही है कि जो ऑलरेडी शरीर के पुद्गल हैं उसी को हम अलग से उसको वर्गना नहीं देखेंगे, इसलिए हमने जो भाषा के सुस्वर दुस्वर है उसको पुद्गल विपाकिनी प्रकृति नहीं माना। ठीक है, क्योंकि शरीर के पुद्गलों की बात करी गई है। ऑलरेडी जो शरीर के पुद्गल हैं उन्हीं शरीर के पुद्गल को क्या किया है, परिणमन किया है अंगोपांग के रूप में, सहनन के रूप में। ठीक है, तो अब हम यही देखते हैं इसमें, इसलिए आप ध्यान रखना यहाँ पे आत्मा के साथ एक में करने वाले पॉइंट्स नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखना है। औदारिक आदि शरीर के पुद्गल को औदारिक आदि अंगोपांग के रूप में परिणत करता है, बस इतना ही लिखना। हो गया, 3 प्रकार के होते हैं। फिर आते हैं हम शरीर बंधन नाम कर्म। शरीर बंधन नाम कर्म में क्या आएगा, शरीर बंधन मतलब ये जो है ना, ये आपस में बंध होता है, शरीर के पुद्गलों का आपस में बंध होता है। तो शरीर के पुद्गल का आपस में बंध हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 टाइप के शरीर हैं, उन शरीर के पुद्गल का आपस में बंध होगा। तो 5 टाइप के शरीर होने के कारण बंधन नाम कर्म भी 5 टाइप का होता है। तो शरीर बंधन नाम कर्म के 5 भेद कौन से हैं, औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म, वैक्री शरीर बंधन नाम कर्म, आहारक शरीर बंधन नाम कर्म, तेजस शरीर बंधन नाम कर्म और कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म। शरीर बंधन नाम कर्म के डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीरों के पुद्गल का औदारिक आदि शरीरों के पुद्गलों के साथ बंध करता है। ठीक है, उसे शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। यहाँ पे जो आदि वर्ड है अभी हम उसको खुलासा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हमको इतना ही समझना है कि औदारिक आदि शरीरों के पुद्गल है। जैसे कि हम औदारिक शरीर की बात करेंगे तो औदारिक शरीर की अगर औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म का उदय है तो जो औदारिक शरीर के पुद्गल है किसका बंध कर रहा है, किसका बंद कर रहा है, तो औदारिक शरीर के पुद्गलों का ही बंद कर रहा है। पर किसके साथ कर रहा है, तो वहां पे हम वर्ड दे देंगे औदारिक आदि के साथ। ठीक है, मतलब वो औदारिक 5 में से जो भी हो, अभी इसकी खुलासा नहीं कर रहे हैं, अभी इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होना कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। बस ध्यान रखना डेफिनेशन जो फर्स्ट वाली जो शरीर बंधन की डेफिनेशन है उसमें दोनों तरफ आदि लिखा है, औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों का औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों के साथ बंद करता है। पर जो अंदर सब टाइप्स लिखेंगे उसमें फर्स्ट वाला जो प्रेफरेंस है उसमें जो शरीर जिस शरीर बंधन नाम कर्म का उदय होगा वो ही शरीर के पुद्गलों का आदि मतलब दूसरे किसी में भी औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों के साथ बंध करता है। ठीक है, वैक्री शरीर बंधन नाम कर्म बोलेंगे तो जिस कर्म के उदय से जीव वैक्री शरीर के पुद्गलों का वैक्री आदि शरीर के पुद्गलों के साथ बंध करता है। आहारक शरीर बंधन नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव आहारक शरीर के, वैसे तेजस शरीर और तेजस आदि शरीरों के पुद्गल कार्मण शरीर के पुद्गल का कार्मण आदि शरीर के पुद्गलों के साथ बंध करता है। ये हो गया क्लियर हमारा शरीर बंधन नाम कर्म। अब इस प्रकार हम आते हैं शरीर संघातन नाम कर्म। ठीक है, संघातन नाम कर्म का क्या अर्थ हुआ, संघातन का क्या मतलब, संघातन मतलब इकट्ठा करना। जो भी पुद्गल हैं, जिन भी पुद्गलों को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, उस कलेक्ट करके एकत्रित करने के जो काम होता है वो संघातन नाम कर्म करता है। तो ये भी शरीर के ही पुद्गलों को कलेक्ट कर रहा है, तो शरीर के पुद्गल को कलेक्ट करके एकत्रित करके रख रहा है, तो इंडिविजुअल शरीर के हिसाब से शरीर नाम कर्म का, शरीर संघातन नाम कर्म का उदय आता है। तो यहाँ इसके भी 5 भेद होते हैं 5 शरीर की अपेक्षा। ठीक है, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथायोग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है, पिंडीभूत मतलब एकत्रित कलेक्ट करके रखता है, उसे शरीर संघातन नाम कर्म कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी पुद्गल है, कोई भी शरीर की रचना होनी है, शरीर के पार्ट्स की, उसके योग्य जो भी पुद्गल है उन सभी पुद्गल को एकत्रित करके एक फिक्स्ड जगह पर रखता है, वो कौन करता है, शरीर संघातन नाम कर्म। ठीक है,
अब यहाँ पे फर्स्ट में हमने डेफिनेशन में औदारिक आदि लिया क्योंकि उसके 5 सब टाइप्स हैं। तो अब जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो कैसे लेंगे? अच्छा, इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, इसी कर्म के कारण सिर पैर आदि के योग्य पुद्गल शरीर में यथोचित स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसी के कारण से अगर यहाँ पर मतलब जो ऊपर सिर ऊपर है, पैर नीचे है, तो जहां पर जैसा रहना चाहिए शरीर के पुद्गल, जो भी जैसे कि पैर के रूप में जो पुद्गलों का कार्य होगा, हार्ट के रूप में जो पुद्गलों का कार्य होगा, तो उसको उसकी जगह पर रखना, वो किसका काम है? शरीर संघातन नाम कर्म का काम है। मतलब उसके उदय के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके सब टाइप्स में डेफिनेशन कैसे लिखना? औदारिक शरीर संघातन नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है। ठीक है, वैक्री शरीर नाम कर्म वैक्री शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है। आहारक शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर। ठीक है, कौन से शरीर में? उसी शरीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे कोई भी शरीर इन्वॉल्व नहीं है। जिस शरीर के नाम कर्म का उदय रहता है, जिस शरीर संघातन नाम कर्म के का उदय रहता है, उसी शरीर की में पुद्गलों का एकत्रित होना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सहनन नाम कर्म। ये हो गया 5 संघातन। अब आते हैं सहनन नाम कर्म, 7th वाला। सहनन नाम कर्म के 6 भेद हैं। सहनन नाम कर्म क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। सहनन नाम कर्म ओनली औदारिक शरीरी जीवों के रहता है। सहनन नाम कर्म का उदय संस्थान नाम कर्म चारों गति के जीवों को, मतलब कोई से भी शरीरी जीव हो, आहारक शरीरी हो, वैक्री शरीरी हो, चाहे औदारिक शरीरी जीव हो, किसी के भी अंदर ये, मतलब किसी की भी आत्मा में ये उदय में रहता है। फिर सहनन, हाँ ठीक है, सहनन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को, यहाँ पे औदारिक आदि वर्ड नहीं है, ओनली औदारिक के शरीरी जीवों के ही होता है। औदारिक शरीर के पुद्गलों को वज्र ऋषभ नाराज आदि, फर्स्ट यहाँ पे जो 6 भेद हैं उनको हम देखेंगे। 6 भेद में से फर्स्ट को हमने लिया और आदि छोड़ दिया। वज्र ऋषभ नाराज सहनन आदि सहनन के रूप में परिणत करता है, उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। अब सहनन एक्चुअल में है क्या? सहनन का मतलब क्या होता है? सहनन नाम कर्म तो देख लिया कि ये 6 सहनन के रूप में परिणत करता है, तो सहनन है क्या? सहनन का मतलब होता है कि औदारिक शरीर के जो पुद्गल है ना, किसी निश्चित दृढ़ता के साथ एकत्रित रहना सहनन है। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्या है? कलेक्टेड रहना। कलेक्टेड रहने के साथ साथ फिक्स्ड दृढ़ता, मतलब एक फिक्स्ड मजबूती है कि इतनी लेवल की मजबूती इस शरीर की होगी, इस शरीर के पुद्गल इतने मजबूती के साथ आपस में एकत्रित रहेंगे, आपस में उनकी पकड़ इतनी मजबूत होगी। ठीक है, मतलब पुद्गल बहुत आसानी से टूटेंगे। जब पुद्गल आसानी से टूटते हैं, बिखरते हैं, तो वो जो फॉर्म हुआ था, वो जो भी शरीर फॉर्म हुआ हो या कुछ भी नहीं, कोई भी चीज फॉर्म हुई हो, वो क्या हो जाती है? पुद्गलों के बिखरने के कारण लूज पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है। तो जब पुद्गल जितने टाइट रहेंगे, जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने एकदम टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के थोड़ा ढीले रहते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है वो लूज रहता है, और जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज्यादा लूज होते हैं। तो हम देखते हैं एयर कितनी ज्यादा वीक होती है, कितनी लूज रहती है। पानी थोड़ा सा उससे गाढ़ा रहता है, मतलब टाइटली पैक्ड रहता है, और सॉलिड जो है बहुत ज्यादा पैक्ड है। तो इसी टाइप से सहनन की भी जो औदारिक शरीर के जो पुद्गल है वो आपस में एकत्रित है किसी निश्चित दृढ़ता के साथ। ठीक है, ये हो गया निश्चित दृढ़ता, मतलब फिक्स्ड दृढ़ता के साथ, उसे सहनन कहते हैं। सहनन 6 टाइप का होता है। ऐसे जो लेवल होते हैं, ये 6 लेवल की दृढ़ता रहती है। इन 6 लेवल की दृढ़ता में से जिस भी जीव के जैसी जैसी दृढ़ता रहती है, उसके अंदर उस सहनन नामकर्म का उदय रहता है। मतलब सहनन नामकर्म के उदय के कारण ही वो वाला सहनन जीव को प्राप्त होता है। वो सहनन प्राप्त हुआ मतलब उतने लेवल की उसकी दृढ़ता रहेगी पुद्गलों का आपस में एकत्रित होने की। अब वज्र ऋषभ नारद सहनन नाम कर्म में डेफिनेशन अगर सिर्फ वज्र ऋषभ नारद सहनन की पूछे आपको 1 मार्क या 2 मार्क की जैसे भी, तो वो उसका आंसर हम सिर्फ इतना ही देंगे। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि वज्र ऋषभ नारद सहनन क्या होता है, सहनन नाम कर्म क्या होता है, तो हम बस इतना बोलेंगे, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को वज्र ऋषभ नारद सहनन के रूप में परिणत करता है,
उसे वज्र ऋषभ नारद सहनन नामकरण कहते हैं। पर अगर वज्र ऋषभ नारद सहनन और डिटेल में एक्सप्लेन करने पूछा है, या फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो ये वर्ड लिखा वज्र ऋषभ नारद सहनन के रूप में परिणत करता है, तो इस वर्ड को भी आप समझाओ। तो वज्र ऋषभ नारद सहनन को जब समझाना है तो उसके लिए हम बिल्कुल उसके एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। वज्र क्या होता है? मतलब कील। ऋषभ मतलब वेष्टन पट्ट, पट्टा रहता है ऊपर से लपटा हुआ। नाराज मतलब दोनों ओर से मरकट बंद, दोनों ओर से मरकट बंद। मरकट वर्ड जो है, मरकट मतलब जिस प्रकार मरकट होता है बंदर, तो जैसे बंदर अपनी माता को जिस प्रकार से हक कर लेता है, उनको पकड़ लेता है टाइटली, उसके जो पकड़ने का वो होता है, मतलब पकड़ने की जो स्टाइल होती है, उसको, उस बंध को कहते हैं मरकट बंध। तो ऐसा दोनों ओर से जो मरकट बंध होता है उसको नाराज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है? वज्र ऋषभ नाराज, ये जो 3 शब्द हैं, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, उसमें सबसे ज्यादा मजबूती होती है पुद्गलों की टाइटली पैक्ड होने की। ठीक है, तो वो मजबूती कैसे बताई है कि किस तरह से वो मजबूती मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 2 हड्डियां हमने ली, 2 हड्डियों को हमको जोड़ना है, तो हमने उनको कैसे जोड़ा? तो हमने क्या किया, दोनों हड्डी को सबसे पहले तो हमने आपस में उनका दोनों ओर से मरकट बंद करवाया। ठीक है, आपस में मतलब पहले उनको दोनों हड्डी को पास में लाया, उनको इस तरह से जोड़ा जैसे बंदर अपने माता, बंदर बच्चा अपनी माता को हक करता है, पकड़ता है, वैसे उस तरह से वो दोनों ने, जैसे उसके दोनों हाथ आपस में बंधते हैं, वैसे ही दोनों हड्डी को हमने आपस में बांधा, दोनों को जोड़ा मरकट बंध के द्वारा। फिर उस हड्डी पर जो हमने जोड़ा था, उस हड्डी पे हमने एक वेष्टन पट्टा लगा दिया, उसको कवर कर दिया एक पट्टे से, गोल गोल मतलब उसके आर पार लगा दिया। फिर उसके बाद क्या, जो हमने वेष्टन लगाया था चारों ओर से लपेट कर, उसको हमने एक वज्र से, मतलब अच्छी मोटी बड़ी कील से क्या करा, हमने उसको भेद दिया। भेदा मतलब उसकी कील उसके ऊपर लगा के उसकी मजबूती को और दृढ़ बना दिया। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार की जो दृढ़ता, जब हम 2 हड्डियों को इस तरह से टाइटली पैक्ड करके उसके ऊपर एक पट्टा लगा के फिर उस पे कील से उसको भेद करके इतना टाइट पैक्ड कर देते हैं, उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत मजबूत वाली दृढ़ता होती है। ऐसी जो दृढ़ता होती है, वो दृढ़ता, इस प्रकार की दृढ़ता वज्र ऋषभ नारद सहनन कहलाती है। ठीक है, ऐसी दृढ़ता को, इस प्रकार की जो दृढ़ता होती है, उस दृढ़ता को वज्र ऋषभ नारद सहनन कहते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकेंड नंबर का, ये जो 6 है ना, उसमें से सेकेंड नंबर है ऋषभ नारद सहनन। ऋषभ नारद सहनन नामकरण मतलब यहाँ पे क्या लेस हुआ है? वज्र, वज्र वर्ड हटाए। वज्र मतलब हमने क्या देखा था? बड़ी वाली कील जिसकी हम बात करते हैं। तो अभी वही मरकट बंद है दोनों ओर से, और चारों ओर से उसके ऊपर लपेट दिया गया है वेष्टन पट्टा, लेकिन कील नहीं लगाई है, उसके ऊपर भेदने वाली कील नहीं है। मतलब हमको कितना लिखना, बस ऋषभ नाराज सहनन क्या होता है? 2 हड्डियों को दोनों ओर से मरकट बंध द्वारा जोड़कर उस पर पट्ट की आकृति वाली, पट्ट मतलब सराउंडिंग, पट्ट की आकृति वाली हड्डी का वेष्टन कर दिया जाए, मतलब सिर्फ उसको लपटा जाए, हड्डी का वेष्टन कर दिया जाए, उस पे कील नहीं है। यहाँ पे आपको स्पेशली लिखना नहीं है, पर ध्यान में रखना है। इस प्रकार की दृढ़ता को ऋषभ नारद सहनन कहते हैं। और ऐसा ऋषभ नारद सहनन के रूप में जब औदारिक शरीर के पुद्गलों का परिणमन होता है, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है ऋषभ नारद सहनन नामकर्म के उदय के कारण। फिर आता है नाराज सहनन, थर्ड जो है इन 6 में से, वो है थर्ड नंबर पे नाराज सहनन। यहाँ पे वज्र भी हट गया, ऋषभ भी हट गया। नाराज मतलब ओनली मरकट बंद, यहाँ पे ना तो कील है और ना ही वेष्टन पट्ट है। तो जिस कर्म के उदय से एक बार नारद सहनन देखते हैं। 2 हड्डियों को दोनों ओर से मरकट बंध द्वारा जोड़ दिया जाए, इस प्रकार की जो दृढ़ता है। अब ये ऊपर वाले की कंपैरिजन देखें तो ये थोड़ा सा लूज वाली दृढ़ता हो गई। तो ऐसी दृढ़ता होती है, ऐसी दृढ़ता को क्या कहते हैं? नाराज सहनन कहते हैं। और ऐसे नाराज सहनन, इस प्रकार की दृढ़ता जिन जीवों के औदारिक पुद्गलों में होती है, औदारिक शरीर के पुद्गलों में, वैसे जीवों के नारद सहनन नाम कर्म का उदय रहता है। ठीक है, फिर आता है नाराज में हमने क्या देखा था। अब उसके बाद 4th नंबर पे आता है अर्ध नाराज। अर्ध नाराज मतलब नाराज का हाफ। तो नाराज में क्या था? दोनों ओर से हमने क्या करा था? उसको
मरकट बंद किया था। तो दोनों ओर की जगह अब हम सिर्फ एक ही ओर से मरकट बंद कर रहे हैं। ऐसे समझो कि बंदर के बच्चे ने सिर्फ एक या अभी दोनों हाथ से उसकी माता को हक करा था, पर अभी क्या है, एक ही हाथ से पकड़ा हुआ है वो अपनी माता को, तो वो थोड़ा सा और लूज हो जाता है, दृढ़ता थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। इसी प्रकार हम जब उस दो हड्डियों को आपस में जोड़ा तो है, लेकिन एक ही ओर से मरकट बंद है उसका, एक ही ओर से मरकट बंद द्वारा जोड़कर दूसरी ओर से सिर्फ हमने टेम्पररी कील से उसको जोड़ दिया। तो कील यहाँ पे वज्र वाली कील की बात नहीं करी, बहुत छोटी सी कील की बात करी गई है, मामूली सी। तो दूसरी ओर से कील द्वारा भेद कर जोड़ दिया जाए, इस प्रकार की दृढ़ता को अर्धनाराज सहनन कहते हैं। और ऐसे अर्धनाराज सहनन के रूप में परिणत करते हैं जब औदारिक शरीर के पुद्गलों को, वो किसके कारण होता है, अर्धनाराज सहनन नामकर्म के उदय के कारण। फिर आता है कीली का सहनन, 5th नंबर का नाम है कीली का। कीली का मतलब कील वाला पॉइंट है। अभी हमने क्या देखा था, एक ओर से मरकट बंद था, एक ओर से कील से मात्र भेदा था दूसरी ओर से। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो हड्डी को कील के द्वारा ही जोड़ा गया, यहाँ पे कोई भी नाराज वाला पॉइंट नहीं है, कोई भी मरकट बंध नहीं है, सिर्फ कीली का है। मतलब दो हड्डियों को कील द्वारा जोड़ दिया जाए, इस प्रकार की दृढ़ता को कीली का सहनन कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गल को कीली का सहनन के रूप में परिणत करता है, उसे कीली का सहनन नामकर्म कहते हैं। लास्ट वाला सबसे 6th वाला है सबसे वीक दृढ़ता जिसमें बताई जा रही, सबसे वीक पकड़ अगर किसी की है तो वो है ओनली टच, है ना। तो जो सेवार्थ सहनन होता है ना, सेवार्थ सहनन में जो दो हड्डियों का पर्यंत भाग, मतलब एंडिंग पॉइंट जो होता है, समाप्ति स्थान, एंडिंग पॉइंट में दोनों को मात्र स्पर्श करा जाता है। ये जो स्पर्श है, इसमें सकती हैं आपस में, दूर हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रहती हो, इस प्रकार की दृढ़ता को क्या कहते हैं, सेवार्थ सहनन कहते हैं। और ऐसे सेवार्थ सहनन के रूप में परिणमन होता है औदारिक शरीर के पुद्गलों का, वो होता है सेवार्थ सहनन नामकर्म के उदय के कारण। ठीक है। फिर अभी जो बताया गया, वर्तमान में जम्बूद्वीप के जो भरत क्षेत्र में मनुष्य हैं, मतलब हमारी जो बात की गई है कि हम कहाँ पर है, वर्तमान में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में है। तो ऐसे जीवों के, ऐसे मनुष्यों के सेवार्थ सहनन ही पाया जाता है। ठीक है। अभी हमारे टॉप, मतलब जो 5 टॉप के 1st to 5th तक के हमने सहनन जो हमने पढ़े, वो सहनन अभी नहीं पाए जाते, ओनली सेवार्थ सहनन 6th वाला पाया जाता है। तो हमारे कौन से कर्म का उदय होगा? अशुभ कर्म का। नहीं भाई, अभी तो अशुभ वाला वर्ड तो हमने देखा ही नहीं है। सिंपल बताओ, अभी जो पढ़ा उसमें से क्या होगा? सेवार्थ सहनन हो गया। कमजोर सेवार्थ रहेगा। सहनन नामकर्म का उदय। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कि अभी अगर हमने बोला कि हमारी इतनी वर्तमान में सेवार्थ सहनन जितनी दृढ़ता मात्र है, सेवार्थ सहनन हमारे अंदर है, तो वो सेवार्थ सहनन किसके कारण है? तो वो हमारे अशुभ नामकर्म नहीं बोलना, अभी सिर्फ ऐसा बताना हमारे सेवार्थ सहनन नामकर्म के उदय के कारण है। उदय। उदय। ठीक है? थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन पे को समझते हुए आंसर देना, तो आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। ये मतलब कि ये सहनन सिर्फ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में ही होता है, एरावत में ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये समझना। नहीं, ऐसा नहीं समझना। इसमें ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ भरत क्षेत्र में सेवार्थ सहनन हो। इसमें क्या बोला, भरत क्षेत्र में सिर्फ सेवार्थ सहनन रहता है। सिर्फ वर्ड कहाँ पे लगा है? सहनन के पहले, क्षेत्र के पहले नहीं लगा। और भी दूसरे क्षेत्र में ये होता है, पर अभी सिर्फ सेवार्थ सहनन है। अच्छा। ठीक है। दूसरे क्षेत्र में भी होता है, रावत में भी हो सकता है, महाविद्य में भी हो सकता है, सब जगह हो सकता है, पर वर्तमान में सिर्फ सेवार्थ है, दूसरे नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट संस्थान नामकर्म, शायद ये भी हमारा हो जाएगा, अभी टाइम है। संस्थान नामकर्म ये हो गए हमारे सहनन 6। अब हम आते हैं संस्थान नामकर्म। संस्थान 6 कौन से हैं? पहले देखो संस्थान नामकर्म। संस्थान जो है ना, तीनों ही शरीर, चाहे वो औदारिक शरीरी जीव हो, वैक्री शरीरी जीव हो या हरक शरीरी जीव हो, तीनों के संस्थान नामकर्म का उदय रहता है। इसीलिए यहाँ पे एक औदारिक शरीर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जनरली बोल देंगे शरीर के पुद्गलों को सम चतुरस्र आदि संस्थान के रूप में परिणत करता है। अब तो संस्थान एक्चुअल में होता क्या है? संस्थान मीन्स
आकृति, शरीर की आकृति, क्योंकि शरीर के ही संस्थान की बात कर रहे हैं, तो शरीर की आकृति कैसे होती है? शरीर की आकृति को मतलब, या फिर सिंपल वर्ड में कहें तो आकृति को संस्थान कहते हैं। यहाँ पे जो आकृति है 6 टाइप्स की होती है। सबसे टॉप क्वालिटी की आकृति जो शास्त्रों में बताई गई है उस टाइप की होती है। फिर उससे धीरे 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 जो नीचे है उसमें हाफ पार्ट की बात की जाती है कि टॉप वाला जो हाफ पार्ट है वो अच्छा होता है, नीचे का अच्छा नहीं होता। फिर कहा है नीचे का अच्छा होता है, ऊपर का अच्छा नहीं होता। फिर आवाज नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र दीदी। आवाज नहीं आ रही ना दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 5 मिनट किसी की नहीं आ रही क्या? चाची ने बढ़िया खेलना हो। ये आवाज नहीं आ रही। वॉइस सभी को नहीं आ रही। क्या अभी सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। आप एक बार मुझे होस्ट बना सकते हैं सोना जी? कितना टाइम बच्चे? 9:15 बजे आगे। प्लीज एक बार होस्ट बना दीजिए ना सोना जी। जय जिनेन्द्र सर। अच्छा ठीक है, आप लोगों को वीडियो तो दिख रही होगी ना? हाँ, वीडियो दिख रही है। चलो ठीक है, तो आप बिना स्पॉटलाइट के एक बार हम देख लेते हैं वीडियो कोई, ठीक है? तो आवाज भी आ रही है। हाँ, ये हमने देखा था संस्थान नामकरण की हम बात करें तो संस्थान नामकरण जो है वो 6 टाइप्स का हमने देखा था, ठीक है? संस्थान नामकरण फर्स्ट, सबसे पहला संस्थान नामकरण क्या है? समचतुरस्र संस्थान, ठीक है? समचतुरस्र संस्थान पहले नामकरण में वही जैसे सहनन की बात की गई थी कि इस वाले संस्थान के रूप में वो उस पर्टिकुलर संस्थान नामकरण का उदय है। पर अब वो संस्थान क्या है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला संस्थान है समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र मतलब चतुर का अर्थ होता है 4, अस्त्र मतलब कोण, और सम मतलब समान, या फिर दूसरी तरह से बोला जाए समान मतलब किसके समान? तो जैसा शास्त्रों में बताया है शरीर की आकृति सबसे टॉप क्वालिटी की उसके समान, ठीक है? जैसे शरीर के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में कि टॉप क्वालिटी का शरीर इस प्रकार का होता है, उसके समान चारों ही कोण मतलब चारों ही दिशाओं से, चारों तरफ से, सिंपल भाषा में बोले तो चारों तरफ से उनका जो शरीर है वो कैसा होता है? शास्त्रों में प्रमाणित जैसा है, शास्त्रों में जैसा प्रमाण बताया गया है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? प्रमाणित वर्णनीय शास्त्रों के प्रमाण के अकॉर्डिंग होता है। जिस शरीर में सभी अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो, उत्तम प्रमाण मतलब टॉप क्वालिटी का प्रमाण मतलब शास्त्रोक्त प्रमाण, जैसा शास्त्रों में कहा है, शास्त्रोक्त मतलब शास्त्रों में कहे गए प्रमाण से युक्त हो,
जितना शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है वैसा शरीर की आकृति होती है, उस शरीर की आकृति को समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। ठीक है। और जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को समचतुरस्र संस्थान के रूप में परिणत करता है उसे समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म कहते हैं। अनुश्री आपको फिर बना दिया पोस्ट। अच्छा ठीक, थैंक मैम यू। ये सहनन और संस्थान में कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, देखो सहनन जो है ना, सहनन सिर्फ मजबूती है कि जो आपके औदारिक शरीर के पुद्गल है ना वो किस मजबूती के साथ है। मतलब जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ कि इस उंगली पे अगर मेरा कट लगता है, थोड़ा सा चाकू या थोड़े से भी कोई तेज धार वाली चीज मेरी उंगली पर अगर टच हो जाती है, लग जाती है, तो बहुत इजीली क्या होता है, कट लग जाता है। पर वहीं अगर जो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कट लगा मतलब यहाँ के और यहाँ के जो पुद्गल थे, कट जो बीच में से कट लगा है, वो पुद्गल क्या हुए, आपस में टूट गए। अभी तक जो जुड़े हुए थे वो बीच में से उनके क्या आई है, टूट गए। मतलब वो दरार, अगर वो जो कट लगा है वो क्यों लगा, क्योंकि वो पुद्गल आपस में टूट गए। तो कितना इजीली वो टूट जाते हैं, मतलब कितनी लाइट उनकी क्या है, दृढ़ता है आपस में जुड़े हुए रहने की। ठीक है। तो ये हो गया उस दृढ़ता के बारे में बात की, क्योंकि हमारा सिवार्थ सहनन है वर्तमान में। पर अगर ये ही ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज वालों का होता तो उनके ऊपर अगर तलवार भी चल जाती है, मैं ना ऐसा मतलब ऐसा कोई कहीं एग्जाम्पल नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर अगर तलवार, तेज धार तलवार से भी अगर उनके शरीर की उंगली पर अगर उनका तलवार चलाई जाए तो शायद वो ना कट लगे। क्यों? क्योंकि उनके जो आपस में जो पुद्गलों की बंधने का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। बस ये दृढ़ता बताई है आपस में पुद्गलों के जुड़ने की। ठीक है। और लेकिन वहीं अगर संस्थान की बात होती है तो संस्थान में हम जो बात करते हैं वो संस्थान की बात तो होती है सिर्फ बॉडी के शेप की। वहां पे मजबूती नहीं है, वहां पे बॉडी का शेप कैसा है, चाहे वो कोई सा भी सहनन हो, कोई से भी उसकी शरीर की मतलब उसकी शरीर की मजबूती कैसी भी लेवल की हो, पर उसकी शरीर की आकृति कैसी है वो बताई जा रही है। देखो को संस्थान कहते हैं। क्या कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया समचतुर संस्थान। सेकंड है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल मतलब न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध का अर्थ होता है वट वृक्ष। वट वृक्ष मतलब जिस प्रकार से वट वृक्ष कैसा होता है, ऊपर से तो विशाल होता है, उसकी जो ऊपर का पार्ट होता है, जो टहनियां होती हैं, जो उसकी पत्तियां होती है, ऊपर का पार्ट बहुत विशाल होता है। नीचे से उसकी जो स्टेम होती है, मतलब जो उसकी नीचे की लकड़ी का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट एकदम पतला सा होता है। तो वो वट वृक्ष के समान क्या बताया गया है, वट वृक्ष के समान जिसकी आकृति होती है, मतलब परिमंडल मतलब योग विस्तार, उसकी ओवरऑल वाइडनेस चौड़ाई ऊपर से तो अच्छी उत्तम प्रमाण वाली होती है, पर नीचे से पतला रहता है। पतला होने का क्या अर्थ है, हीन है। ठीक है। ऐसे आकृति वाला जिसका शरीर होता है वो उसके संस्थान को क्या बोलते हैं, वो आकृति कौन सी आकृति कहलाती है, उस शेप को क्या बोलते हैं, उस शेप को बोलते हैं न्यग्रोध परिमंडल। ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या कहती है, जिस शरीर में ऊपर के सभी अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो। ऊपर के तो जितने मतलब जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि इतना इतना प्रमाण का रहना चाहिए, तो ऊपर के जो अवयव हैं जैसे कि सिर, गर्दन, फेस, ये ऊपर का जितना भी मतलब नाभि से ऊपर के पार्ट बताया गया, नाभि से ऊपर का जितना भी पार्ट होता है वो उत्तम प्रमाण वाला हो। पर नीचे के अवयव जैसे पैर है, उरु, उरु मतलब जांग, और पैर है, घुटने हैं, पीठ है, नीचे का जितना पार्ट है वो सभी हीन है। हीन मतलब अच्छा नहीं है वो। उस शरीर की आकृति को न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नाभि से हम कंपेयर कर सकते हैं, नाभि के ऊपर का पार्ट और नाभि के नीचे का पार्ट, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर कोई और जीव की अगर हम बात करते हैं तो उस जीव के भी सेंटर का पार्ट कोई भी एक लेके, सेंटर के अलावा जो नीचे के पार्ट हैं, निचले पार्ट हैं, जैसे जिस पार्ट में पैर आता है, पूंछ आती है, ये निचले पार्ट जो हैं वो सभी क्या होंगे, पर ऊपर के जो पार्ट है, आईज, नोज, हेड, माउथ, ये वाला जो पार्ट जहां पर होता है, हैंड्स या फिर उसका ऊपर का बॉडी पार्ट, वो सब कुछ उत्तम प्रमाण वाले होंगे।
उसका न्यग्रोध परिमंडल संस्थान होगा। ठीक है, फिर आता है थर्ड नंबर पे सादी। अब सादी न्यग्रोध परिमंडल के अपोजिट होता है। सादी मतलब शालमली वृक्ष। तो शालमली वृक्ष में क्या होता है, नीचे का भाग उसका बहुत मोटा होता है, पर ऊपर का जो भाग होता है ना, वो नीचे की मोटाई के अनुरूप उतना विशाल नहीं होता, उतना बड़ा नहीं होता शालमली वृक्ष जो होता है। तो ऐसा इस वृक्ष का स्कंध मतलब नीचे का भाग मोटा होता है, परंतु ऊपर का भाग स्कंध के अनुरूप विशाल नहीं होता। तो ऐसे शेप की, ऐसी आकृति जिस बॉडी की होती है, उसको बोलते हैं सादी संस्थान। जिस शरीर में नीचे के सभी अवयव मतलब सिर, पैर, उरु आदि, सिर नहीं, पैर, उरु आदि उत्तम प्रमाण युक्त हो, परंतु ऊपर के अवयव जैसे सिर, गर्दन आदि हीन हो, उस शरीर की आकृति को सादी संस्थान कहते हैं। जैसे जिस मनुष्य के नाभि के नीचे का भाग उत्तम प्रमाण युक्त हो उसे, और ऊपर का भाग हीन हो, उस मनुष्य के वह मनुष्य सादी संस्थान से युक्त है। और ऐसे सादी संस्थान किस कारण से ऐसा सादी संस्थान मिलता है, तो वो मिलता है सादी संस्थान नामकर्म के उदय से। सादी संस्थान नामकर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को सादी संस्थान के रूप में परिणत करता है, उसे सादी संस्थान नामकर्म कहते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर का। सेकेंड और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, फोर्थ और फिफ्थ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े जितने भी अवयव होते हैं ना, बीच के मध्य वाले, वो सभी मध्य के अवयव जैसे पेट, पीठ, छाती, ये सारे अवयव तो उत्तम प्रमाण के होते हैं। लेकिन फिर जो साइड पार्ट्स होते हैं जैसे हैंड्स है, लेग्स है, गर्दन है, ये सभी क्या होते हैं, साइड के निकले हुए पार्ट हीन होते हैं, मतलब अच्छे उत्तम प्रमाण वाले नहीं होते। ये इस संस्थान को ऐसे शेप वाले मतलब जिन भी जीवों का ऐसा शेप रहता है जिनके शरीर का, उस शेप को बोलते हैं कुब्ज संस्थान। ठीक है, जिस शरीर में मध्य के सभी अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो परंतु शेष अवयव हीन हो, उस शरीर की आकृति को कुब्ज संस्थान कहते हैं। जिस मनुष्य के पेट, छाती, पीठ आदि अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो एवं सिर, गर्दन, हाथ, पैर आदि अवयव हीन हो, वह मनुष्य कुब्ज संस्थान से युक्त है। फिर वामन इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो मध्य के अवयव है, पेट, पीठ आदि, ये ये जो प्रमाण है, ये जो अवयव है, ये उत्तम प्रमाण के नहीं होते, और बाकी इनके अलावा जितने भी रहते हैं वो अच्छे उत्तम प्रमाण युक्त होते हैं, जो भी शेष अवयव होते हैं। पेट और पेट छोटा हो, हाथ पैर बराबर हो। क्या मतलब जैसे अच्छे प्रमाण जो शास्त्रों में बताया गया है कि हाथ की नाप कितना होना चाहिए या पैर का नाप कितना होना चाहिए, एक इतने हाइट वाले एक स्केल होता है ना हर चीज का कि ये बेस्ट होता है। इससे जैसे कि हम अब बॉडी मास इंडेक्स निकालोगे तो आप कहोगे कि ये इसमें जो मतलब अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ है तो आप फिट हो, आपके हाइट के अकॉर्डिंग हेल्थ ये नहीं है तो आप फिट नहीं हो, या आप कमजोर हो, या फिर आप एक्स्ट्रा ओवरवेटेड हो। इस टाइप से जो एक फिक्स्ड रेंज होती है, फिक्स्ड कोई भी चीज का स्केल होता है, वैसे ही शास्त्रों में भी बताया गया कि ये जो अवयव होते हैं ये इतने इतने मेजरमेंट के होने चाहिए, ऐसे ऐसे शेप वाले होने चाहिए। तो उस शास्त्रों के अकॉर्डिंग जिनका ऊपर का या नीचे का पार्ट या फिर मध्य या शेष अदर पार्ट्स जो हैं, वो सब जो भी उत्तम प्रमाण वाले होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो संस्थान कहलाता है। ठीक है, तो जिस शरीर में मध्य के अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो, उस शरीर की आकृति को वामन संस्थान कहते हैं। ठीक है, फिर हुंड संस्थान। एक मिनट मैम, एक क्वेश्चन था। वामन यानी अभी जो लोग प्रचलित है, जो है ना बोने होते हैं उनको वामन बोलते हैं ना, जिनके हाथ पैर छोटे होते हैं उनको वामन बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन उल्टा नहीं लग रहा है क्या इसका, वामन का? देखो, यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना वामन, जिन लोगों को बोला जाता है वो हमारी भाषा के हिसाब से बोलते हैं। एक्चुअल में तो ना उनका कुब्ज है ना उनका वामन है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि वर्तमान में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्यों में हुंड संस्थान ही होता है। मतलब जो अभी जिनको हम बोल रहे हैं ना, उनके ना तो कुब्ज है ना वामन है, उनके पास हुंड संस्थान है, उनका भी हुंड संस्थान है, हमारा भी हुंड संस्थान है। हम दोनों के बीच में मतलब जो शास्त्रों में प्रमाणित, जो ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब जो नॉन बोने लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके जो हाथ पैर अवयव आदि होंगे वो शास्त्रों में प्रमाण के युक्त होंगे, नहीं, हमारे भी नहीं है।
बस इतना डिफरेंस है कि हमारे अकॉर्डिंग अभी हमको अच्छे लग रहे हैं, पर उनके हमारे से थोड़े से डिफरेंट हो गए, तो वो हमने उनको एक अलग कैटेगरी वाले बता दिया कि बोने हैं या वामन है। बाकी असल में उनका भी सेम संस्थान है, जो हमारा है वो है हुंड संस्थान वर्तमान में। ठीक है। और हुंड संस्थान सबसे लो कैटेगरी की आकृति होती है, क्योंकि इसके कोई भी अवयव शास्त्र के प्रमाण के नहीं होते। जिस शरीर में प्रायः सभी अवयव प्रमाण के अनुरूप न हो, उस शरीर की आकृति को हुंड संस्थान कहते हैं। ठीक है। और जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को हुंड संस्थान के रूप में परिणत करता है, उसे हुंड संस्थान नाम कर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 6 संस्थान भी आज हमने देख लिए। ये 6 संस्थान नाम कर्म की भी बात कर ली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और हुआ तो फिर हमारे आगे के भी पॉइंट्स। लगभग संभावना है कि कल की क्लास में नाम कर्म के जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी हो जाए कवर। उसके बाद फिर गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, और ज्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर चैप्टर एंड होने में ही है हमारी ये वाली बुक। और ये वाली बुक का हमने बहुत क्विक रिवीजन किया है, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट का मैटर, मतलब ज्यादा परसेंटेज नहीं आएगा, वेटेज कम है इसका एग्जाम में। पर इसको सिर्फ बेसिक लेने के बाद ही हम आगे की इंटरमीडिएट के सिलेबस को स्टार्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हम इस बुक को भी ले रहे हैं। ठीक है। तो हो सका तो मंडे की क्लास शायद एक क्लास लग सकती है हमको ये कंप्लीट करने में। बाकी फिर आपको आगे से नेक्स्ट, मतलब इंटरमीडिएट के सिलेबस को हम एकदम आराम से लेने के भाव रखते हैं, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम उन चीजों को पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए, और जिनका पढ़ा हुआ है उनको भी वापस कल थोड़ा रिवीजन हो। क्लास दीदी। कल क्या है, सैटरडे ना, कल तो क्लास होगी। अनुश्री जी, ट्यूसडे, एक वेडनेसडे क्वेश्चन। और फ्राइडे, सैटरडे। हेलो। ठीक है। हाँ, एक बार हम क्लास एंड करते हैं, फिर अगर कोई डाउट है तो फिर उसके बाद लेंगे, है ना। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। हाँ सर, जिनके डाउट है हम ले सकते हैं। ये कौन सी किताब से करवाया है अनु जी? क्या? अनु, एक बार ये ये कौन सी जिज्ञासा पुस्तक समाधान है ना, करवाया है? मछली वाला जो क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में। नामकरण की प्रकृति और ये एक बार ना क्वेश्चंस को वन एट अ टाइम लीजिए प्लीज। जो बोल रहे थे ना, एक बार कोई सा अभी जो सिलेबस का है पहले वो वाला ले लें एक बार। जिनके जी। वो डाउट है वो आप पहले बोल दीजिए। अच्छा, जो भी बोल रहे थे आप बोल, कोई भी वन एट अ टाइम। और मैं बोल जिज्ञासा रही में हूँ। मछली का दिया ना उदाहरण कि इसमें चारों हाँ संस्थान में कौन सा ये क्वेश्चन आया था, तो खाली हाँ। को डिटेल नहीं समझाया था। न्यू न्यू ग्रोथ परिमंडल ही वो बताया था खाली, तो राइट रहा था ना कि संस्थान का पूरा डिटेल बताना था कि ये पूछहीन नहीं है नहीं ये नहीं 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 ना। नहीं, डिटेल नहीं बताना था, बस हमको उसमें समझना है। जैसे हमने ये बात अभी डिस्कस कर ली ना कि कोई भी जीव है, अगर उसके कोई भी एक मध्य पार्ट हम सेट कर लेंगे, उसके अलावा जितना भी निचला पार्ट होता है, पैर, पूंछ वगैरह जिस जगह पर होती है, उसको हम नीचे के न्यू अवयव ग्रोथ मानेंगे, करें। और ऊपर का हेड वगैरह, हैंड्स वगैरह ऊपर का अवयव मानेंगे। और एक बात और कहना थी आपको, ये नामकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए ना जब आपका रिवीजन, तो हमें थोड़ा हाँ वो, मेरे को नंबर वाला जो क्वेश्चन आया था ना छांटने का, जैसे 36 37 इस टाइप से, थोड़ा उसका थोड़ा सिस्टमेटिक हमें बता देना अच्छा, कैसे हाँ, मतलब। क्रम से ना, हाँ, क्रम क्रम वाला से बात। जो। हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है, वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसलिए शायद कल के अलावा भी एक और क्लास लग सकती, मतलब मंडे के अलावा भी हो सकता है, तो देख लेंगे, आराम से जाएंगे, बाकी है अभी टाइम हमारे पास। मैम पेपर भेजिएगा ना ग्रुप पे, सैंपल वाला। ठीक है, मैं एक बार आज अभी डाल देती हूँ तुरंत मैसेज। अच्छा, किसी के ना आप लोग एक बार 2-3 क्लास पहले किसी ने कोई डाउट पूछा था कि मैंने ऐसा सुना था, पहले ऐसी मान्यता थी, पर इस मैंने कहा था कि इसका अपोजिट ही सुना है। वो डाउट है क्या किसी को ध्यान में, या फिर जिन्होंने ये पूछा था वो डाउट वाले हैं क्या यहाँ पर? अगर ऐसा कुछ रहता है ना, तो आप एक बार प्लीज मेरे को ना व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, ताकि वो डाउट को, मतलब वो रह ना जाए कभी। कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप एक बार व्हाट्सएप डाल दिया करो।
जी। अनुजी जय जिनेन्द्र। मैं एक बार चैट बॉक्स पे डाल देती हूँ नंबर। वैसे जो पोल्स आ रहे हैं ना, वो पोल्स के, आप पोल्स के नंबर पे ही मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मैम इसका यूट्यूब लिंक नहीं भेजा है इसने ग्रुप में। यूट्यूब पर शायद रिवीजन क्लासेस अपडेट नहीं हो रही हैं। एक बार मैं पूछती हूँ, उनसे बोल देती हूँ, अगर रिवीजन क्लास भी अपडेट हो जाती है तो अच्छा रहेगा। पहले रिवीजन की क्लास की रिकॉर्डिंग, पहले की जो क्लासेस हुई वो सब है क्या? हाँ वो तो है। उसकी तो अच्छा मैं ही एक बार डाल देती हूँ, नहीं तो मैं उनसे बोल दूंगी तो वो उस पे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे लिंक यूट्यूब चैनल की, ठीक है। है ना। जय जिनेन्द्र, हाँ सर, जय जी। मुझे पिछले साल का पेपर चाहिए था, मेरे से डिलीट हो गया। अच्छा, हाँ रिवीजन के ठीक लिए है, चाहिए। ठीक आप है, ठीक है। मैं हाँ वो भी ग्रुप पूछती हूँ में एक बार डाल बात देना कर। अनु जी। जय हाँ, जिनेन्द्र, ये प्रकृतिया नामकरण की कौन सी बुक में से करवाई है आपने? ये फर्स्ट वाली कर्म प्रज्ञप्ति भाग 1 खंड 1 अध्याय 1 से 4। 1 से 4 में, ठीक है। दीदी आपने जो ये सिलेबस लिया है ना 20 तारीख से, तो वो पहले के हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं लग रही है, 2-3 20 21 22 की। वो ना क्या होता है असल में, जैसे जैसे मतलब नई नई रिकॉर्डिंग्स आती जाती है ना, तो पुरानी डिलीट होती जाती है ऑटोमेटिक। तो हमने वो शायद वो, मैं उनसे बात करती हूँ कि रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही हैं, तो आप एक बार यूट्यूब पे डाल दोगे तो वो रिकॉर्डिंग थोड़ी मतलब वो रहेगी। हाँ अच्छा रहेगा दीदी, थैंक यू। हाँ जय ठीक ठीक। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। तो कल हुन ले दिन में मतलब कि 6:30 बजे कल हाँ आ गया।